लखनऊ शहर की गलियों में, किस्सों में एक नाम है जो बार बार सुनने को मिलता है, रूमी दरवाजा। हाँ बिल्कुल। आज हम इसी दरवाजे के इतिहास में उसकी अहमियत में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो रूमी दरवाजा लखनऊ सोलफुल गेटवे नाम के एक स्रोत पर आधारित है। जी हाँ। और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक दरवाजा क्यों नहीं है, कैसे ये लखनऊ की पहचान बन गया। बिल्कुल। और ये स्रोत देखिए हमें सीधे ले जाता है 18वीं सदी के लखनऊ में। अच्छा। एक ऐसा दौर जब शहर एक बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। बात है 1784 की। 1784। हाँ, और लखनऊ में एक भयानक अकाल पड़ा हुआ था। मतलब भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, बहुत बुरा हाल था। हाँ जाहिर है वो दौर तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा। और ऐसे वक्त में नवाब आसिफुद्दौला का ये कदम, जी, मतलब सिर्फ खैरात नहीं बांटी उन्होंने, बल्कि लोगों को काम दिया। हाँ, ये सोच ही अलग थी। सही कहा आपने। उन्होंने बड़े पैमाने पर इमारतें बनवाने का काम शुरू किया। जैसे बड़ा इमामबाड़ा और साथ ही ये रूमी दरवाजा भी। ये दोनों लगभग साथ ही शुरू हुए। अच्छा, इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा दोनों अकाल राहत के तौर पर शुरू हुए। हाँ, मुख्य मकसद यही था। ये कोई शौकिया तौर पर नहीं बनवाया गया। ये उस वक्त की आप कह सकते हैं सामाजिक और आर्थिक जरूरत थी। नवाब ने लोगों को काम दिया और बदले में उन्हें अनाज मिला या पैसा मिला। तो पेट भी भरा और हाथ में हुनर या काम भी रहा। बिल्कुल। और इससे उनका आत्मसम्मान भी बना रहा, है ना। ये सिर्फ मदद नहीं थी, ये काम के बदले मजदूरी थी एक तरह से। फूड फॉर वर्क का बहुत बड़ा उदाहरण था ये। और शायद इसीलिए वो कहावत इतनी मशहूर हुई जो आज भी लोग कहते हैं लखनऊ में। कौन सी? जिसको न दे मौला उसको दे आसिफुद्दौला। हाँ हाँ बिल्कुल। ये कहावत सिर्फ नवाब की दरिया दिली नहीं बताती। सही। ये उस पूरे दौर का, उस सोच का प्रतीक है कि हुकूमत की जिम्मेदारी क्या है, खासकर मुश्किल वक्त में। मतलब शासन सिर्फ ताकत नहीं बल्कि देखभाल भी है, प्रजा का ख्याल रखना। एकदम सही। आसिफुद्दौला के लिए शायद यही मतलब था। और रूमी दरवाजा हो या इमामबाड़ा, ये दोनों इमारतें इसी सोच की गवाह हैं। सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है ये। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इसकी बुनियाद में करुणा थी, लोगों की जरूरत का ख्याल था, किसी जंग की जीत या बस शाही शान नहीं। हाँ, ये इसे और खास बनाता है। अच्छा, तो ये तो हुई बनने की वजह। अब जरा इसकी बनावट पर आते हैं। वो भी तो कुछ कम नहीं है। बिल्कुल नहीं। स्रोत बताता है कि इसकी ऊंचाई करीब 38 फीट है। 38 फीट ऊंचा है काफी। हाँ, और इसकी जो शैली है वो अवधी और मुगल वास्तुकला का एक कह सकते हैं मिला जुला रूप है। अवधी और मुगल का संगम। अच्छा, इसमें क्या खासियतें हैं? मतलब दिल्ली या आगरा की मुगल इमारतों से ये कैसे अलग है? कुछ फर्क होगा ना? हाँ देखिए, मुगल वास्तुकला की भव्यता तो है इसमें, जैसे बड़े मेहराब हैं, दरवाजे का आकार, लेकिन साथ ही इसमें अवध की अपनी नफासत, अपना एक लोकल टच भी है। हो सकता है मेहराबों की गोलाई में कुछ फर्क हो या जो नक्काशी है उसमें कुछ स्थानीय बारीकियां हों। तो ये नकल नहीं थी बल्कि एक तरह का फ्यूजन था। बिल्कुल, एक रचनात्मक मिश्रण कह सकते हैं। लखनऊ की अपनी पहचान इसमें झलकती है। और स्रोत में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है। इसके ओरिजिनल डिजाइन में दरवाजे के ऊपर एक फव्वारा था। जी हाँ। और वो भी कमल के फूल के आकार का। कमाल है। दरवाजे के ऊपर फव्वारा, वो कैसे काम करता होगा? जी, ये इसकी सबसे अनोखी चीजों में से एक थी। सोचिए जरा, जो मेन आर्च है, दरवाजे का मुख्य मेहराब, उसके ठीक ऊपर एक बड़ा कमल जैसा दिखने वाला फव्वारा लगा था। अच्छा। और जब उससे पानी नीचे गिरता था तो उसकी नीचे से जो लोग गुजरते थे उन पर पानी की हल्की फुहारें पड़ती थी, जैसे बारिश हो रही हो। अरे वाह, ये तो क्या अनुभव रहा होगा। आप एक गेट से निकल रहे हैं और आप पर हल्की फुहारें पड़ रही हैं। है ना, कमाल की बात। आज के जमाने में भी ऐसा एक्सपीरियंस डिजाइन सोचना बड़ी बात है। बिल्कुल। उस वक्त तो ये जादू जैसा लगता होगा लोगों को। बिल्कुल। 18वीं सदी के हिसाब से सोचिए, ये कितना विस्मयकारी, कितना जादुई रहा होगा। ये सिर्फ बिल्डिंग नहीं थी, ये एक माहौल बनाने की कोशिश थी। दुख की बात है कि अब वो फव्वारा चलता नहीं है। शायद रख रखाव की कमी या कोई और वजह रही होगी। हाँ, वो तो अक्सर पुरानी चीजों के साथ हो जाता है। लेकिन उसकी कल्पना ही हमें उस दौर की क्रिएटिविटी का अंदाजा दे देती है। और सोचिए, उस जमाने में बिना किसी मोटर या आधुनिक पाइपलाइन के पानी को उतनी ऊंचाई तक पहुंचाना। सही बात है। और फिर उसे इतने कलात्मक तरीके से गिराना, ये उस वक्त के कारीगरों का हुनर दिखाता है। कमाल की इंजीनियरिंग रही होगी। बिल्कुल। और ये हुनर सिर्फ फव्वारा में नहीं था, पूरे दरवाजे को बनाने में जो सामान इस्तेमाल हुआ है वो भी कमाल का है। स्रोत में साफ लिखा है कि इसमें कहीं भी लोहा या सीमेंट यूज नहीं हुआ है। लोहा नहीं, सीमेंट भी नहीं। तो फिर ये लगभग 250 साल से कैसे खड़ा है,
इतनी मजबूती से? आज की बिल्डिंगें तो 50-100 साल में ही। यही तो बात है, यही हमारी पारंपरिक भारतीय निर्माण तकनीकों की खूबी है। अच्छा, क्या इस्तेमाल हुआ फिर? इसमें मुख्य रूप से लखौरी ईंटें इस्तेमाल हुई हैं, जो पतली होती हैं। हाँ, सुना है उनके बारे में। और उन्हें जोड़ने के लिए चूने का गारा इस्तेमाल हुआ, लेकिन वो कोई मामूली चूना नहीं था। मतलब उस चूने के गारे में अक्सर सुर्खी मिलाते थे, यानी पिसी हुई ईंट का पाउडर, साथ में गुड़, उड़द की दाल का पानी, बेल का गूदा, ऐसी कई चीजें मिलाई जाती थी। अरे, ये सब चीजें? दाल, गुड़? जी हाँ, ये एक तरह का, आप कह सकती हैं, ऑर्गेनिक कंक्रीट जैसा मिश्रण बनता था। और ये मजबूत होता था? बहुत ज्यादा। वक्त के साथ जैसे जैसे ये हवा के संपर्क में आता है, ये और सख्त होता जाता है, पत्थर जैसा बन जाता है। अच्छा, इसी वजह से पुरानी इमारतें जिनमें ये तकनीक इस्तेमाल हुई है, वो सदियों तक टिकी रहती हैं। रूमी दरवाजा इसका जीता जागता सबूत है। ये तो सच में कमाल की जानकारी है। इसने तो दरवाजे को देखने का नजरिया ही बदल दिया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि उस जमाने के कारीगरों को अपनी सामग्री की कितनी गहरी समझ थी। अच्छा, अब इसके नाम पर आते हैं। रूमी दरवाजा, ये नाम थोड़ा अजीब नहीं लगता? रूमी मतलब कहाँ से आया ये नाम? हाँ, ये नाम भी बड़ा दिलचस्प है। इसके पीछे भी एक कहानी है, एक ऐतिहासिक कनेक्शन है। बताइए ना। स्रोत बताता है कि इसका जो डिजाइन है वो तुर्की के शहर इस्तांबुल से प्रेरित था। इस्तांबुल? तुर्की से? हाँ, इस्तांबुल, जिसे पहले कॉन्स्टेंटिनोपल कहते थे और जो पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी रहा था, तो शायद वहाँ के किसी पुराने दरवाजे जैसा डिजाइन था इसका। ओके, तो रूमी का क्या मतलब हुआ? देखिए, उस जमाने में फारसी और अरबी में पश्चिमी एशिया और यूरोप के वो हिस्से जो कभी रोमन साम्राज्य के अधीन थे, हाँ, खासकर पूर्वी रोमन यानी बाइजेंटीन साम्राज्य, उन्हें रूम कहा जाता था। अच्छा, जैसे हम यूनान कहते हैं। कुछ वैसा ही समझिए। और ऑटोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी इस्तांबुल थी, वो खुद को रोमन साम्राज्य का वारिस भी मानता था। तो तुर्की या ऑटोमन प्रभाव वाले इलाके को रूम कहा जाता था। और क्योंकि इस दरवाजे का डिजाइन वहां से प्रेरित था, इसलिए इसे कहा गया रूमी दरवाजा। मतलब रूम से आया हुआ दरवाजा? बिल्कुल, रूम का दरवाजा। इसीलिए जैसा स्रोत में भी लिखा है, इसे टर्किश गेट भी कहते हैं। अरे वाह, ये तो नाम के पीछे पूरी ज्योग्राफी और हिस्ट्री है। जी हाँ, और इसका महत्व सिर्फ नाम या बनावट तक ही नहीं रहा। जब ब्रिटिश जमाना आया, हाँ, तो लखनऊ शहर का विस्तार हुआ और ये दरवाजा एक तरह से पुराने लखनऊ और नए लखनऊ के बीच की सीमा जैसा बन गया। अच्छा, एक लैंडमार्क की तरह। हाँ, और बाहर से आने वाले लोग, खासकर अंग्रेज अफसर या यात्री, वो अक्सर इसी दरवाजे से होकर शहर में दाखिल होते थे, भी कहा जाने लगा। ये शहर का सिंबल बन गया। और वो सिंबल आज भी कितना जिंदा है। आप लखनऊ के बारे में कुछ भी देखिए, कोई पोस्टकार्ड हो, टूरिज्म का ब्रोशर हो, हाँ, या शहर के कई सरकारी या प्राइवेट इदारों के लोगो देखें, रूमी दरवाजे की तस्वीर आपको मिल ही जाएगी। जरूर नजर आएगी। ये एकदम लखनऊ की पहचान से जुड़ गया है। बिल्कुल। और यहाँ एक बात और है, ये सिर्फ एक बिल्डिंग की पहचान नहीं है। मतलब? वक्त के साथ रूमी दरवाजा लखनऊ की उस चीज से जुड़ गया जिसके लिए लखनऊ सबसे ज्यादा जाना जाता है। उसकी तहजीब? हाँ, उसकी तहजीब, वो नफासत, वो अदब लिहाज। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दरवाजा अब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि लखनऊ की संस्कृति का भी प्रतीक बन गया है। हाँ, कुछ हद तक तो बन ही गया है। जब लोग रूमी दरवाजे के बारे में सोचते हैं या उसे देखते हैं, तो सिर्फ उसकी बनावट या इतिहास ही दिमाग में नहीं आता, बल्कि लखनऊ का वो पूरा माहौल, वो पहले आप वाली बात, वो धीमी रफ्तार, वो अदब कायदा, ये सब चीजें भी कहीं ना कहीं जहन में आ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये उस शहर की आत्मा का दरवाजा है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। एक इमारत अपने बनने के मकसद से कहीं आगे निकल गई, शहर की रूह का हिस्सा बन गई। बिल्कुल। और ये बात हमें फिर वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। इसके बनने का कारण वो अकाल, वो नवाब की सोच। जी। ये दरवाजा हमें बार बार याद दिलाता है कि शानो शौकत, कला, भव्यता, ये सिर्फ अमीरी या ताकत दिखाने के लिए नहीं होती। हाँ। ये मुश्किल वक्त में उम्मीद जगाने, लोगों को सहारा देने, मिलकर कुछ बनाने का जरिया भी बन सकती है। ये करुणा का, एक सामाजिक जिम्मेदारी का स्मारक है। और वो कहावत, जिसको न दे मौला उसको दे आसफुद्दौला, इस दरवाजे की कहानी के साथ जुड़कर और भी ज्यादा वजनदार लगती है। निश्चित रूप से ये सिर्फ एक कहावत नहीं रह जाती, ये इस दरवाजे की नींव का, इसकी आत्मा का सार बन जाती है। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें, रूमी दरवाजा क्या है? ये इतिहास है। हाँ। ये वास्तुकला है। ये इंजीनियरिंग का नमूना है। सही। ये एक सांस्कृतिक प्रतीक है। ये सामाजिक सोच की कहानी है। और शायद इन सब से बढ़कर ये लखनऊ शहर के जज्बे की एक झलक है। ये सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं है,
इसमें शहर की धड़कनें बसी हुई हैं। तो कुल मिलाकर कहें तो लखनऊ का रूमी दरवाजा सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये नवाब आसफउद्दौला की दूरदर्शिता, उनकी उदारता का सबूत है। ये लखनऊ की मिली जुली तहजीब का आईना है और ये इस बात की याद दिलाता है कि कैसे आर्ट और आर्किटेक्चर का इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए भी हो सकता है। ये अपने आप में एक पूरी कहानी है। शायद आज के लिए भी इसमें कुछ सबक छुपे हैं। इस पूरी बातचीत से मेरे मन में एक सवाल आ रहा है पूछिए। कि हमारे आसपास न जाने कितनी ऐसी पुरानी इमारतें होंगी, पुल होंगे, बावड़ियां होंगी, दरवाजे होंगे जिन्हें हम रोज देखते हैं पर उनकी कहानी नहीं जानते। हाँ, ये तो है। हो सकता है उनमें से भी कई सिर्फ शान दिखाने के लिए नहीं बनी हो सकता है उसके पीछे भी कोई जरूरत हो, कोई मजबूरी हो या किसी की भलाई का जज्बा हो। बिल्कुल हो सकता है। ये सोचने वाली बात है। हमारा ध्यान अक्सर बड़ी मशहूर इमारतों पर या उनके शाही पहलू पर ही जाता है। हाँ। लेकिन शायद हर पुरानी गली, हर पुराने दरवाजे के पीछे कोई ऐसी कहानी छुपी हो, किसी आम इंसान की कहानी, किसी समुदाय की जरूरत की कहानी, किसी गुमनाम कारीगर के हुनर की दास्तान। हमें शायद अपने आसपास की इन धरोहरों को इस नजरिए से भी देखने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी वो अनकही कहानियां क्या हो सकती हैं, ये अपने आप में